हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर रहे हैं क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है अपना, थोड़े से टॉपिक है वो बाकी रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या थे, तत्वों के बारे में जो जानकारी अब विस्तार से हम प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें हमने देखा था कि तत्व क्या होते हैं, कितने तत्व होते हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने मनुष्य द्वारा खोजे गए हैं, मतलब प्रयोगशाला में खोजे गए हैं, ये सब कुछ हम जान चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि त्रिक सिद्धांत देखा था। हमने क्या देखा था? हमने देखा था डोबेराइनर जी का त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत हमने देखा, उसमें उन्होंने क्या त्रिक बनाए थे वो अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम क्यों फेल हुआ, क्या उसकी कमियां थी, क्या उसके गुण थे, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने पिछली क्लास में संयोजकता के बारे में विस्तार से जानकारी है वो प्राप्त की थी। पूरी एक क्लास है वो हमने पूरा एक कह सकते हैं लेसन हमने किया था, चैप्टर हमने एक पूरी वीडियो बनाई थी सिर्फ और सिर्फ संयोजकता पर। संयोजकता में उसमें हमने सीखा था किस प्रकार से जो अणुसूत्र हैं, किस प्रकार से रासायनिक सूत्र होते हैं, जैसे आप देखते हैं NaCl है, ये H2S है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनको हमने विस्तार से पढ़ा था, उनको बनाना भी सिखा दिया है मैंने। तो उसके बाद वो पहले क्लास इसलिए ली गई थी क्योंकि जो हमारा आज का जो क्लास है मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसको समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी रासायनिक सूत्र है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं और फिक्स क्यों होते हैं, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है अच्छे से। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करें उससे पहले आप यहाँ पर इस सारणी को देख सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं कि यह सारणी आप अच्छे से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि आप देख लीजिए, क्योंकि यह सारणी है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये सारणी अच्छे से समझ लीजिए, एक बार आपके बुक में भी दी गई होगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे मेंडलीव है उन्होंने एक सारणी है वो यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो चलिए, उम्मीद है मुझे कि आपने अच्छे से सारणी को समझ लिया होगा, देख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करने वाले हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम जानकारी वो प्राप्त करने वाले हैं। जो इनका आधार है वो क्या था, किस प्रकार से उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया था, वर्गीकरण का एक आधार होता है। तो देखिए, तत्वों के गुणधर्म, आर तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के गुणधर्मों परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रही हैं, देखिए क्या कहते हैं कि तत्वों के जो गुणधर्म है आर तत्व, आर यहाँ पे किसी भी तत्व के लिए लिया गया है, आर को सिंबलाइज कर रहे हैं, कोई भी तत्व है वो आर तत्व है। परमाणु द्रव्यमान, उसका जो एटॉमिक मास है परमाणु द्रव्यमान है, वह क्या होता है, तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, उनके आवर्त फलन है के बराबर वह होता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मेंडलीव ने उस वक्त तक क्या सभी 63 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हुए एक सारणी बनाई जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया था, उस वक्त जितने भी जो तत्व ज्ञात थे उस मेंडलीव के समय तक हम कह सकते हैं कि कुल 63 तत्व हमें ज्ञात थे। कुल कितने तत्व पता थे? 63 तत्व हमें पता थे कि कितने तत्व वह होते हैं। तो 63 तत्व पता थे। उन्होंने सभी ज्ञात 63 तत्वों को क्या किया, एक सारणी के रूप में लिखने की कोशिश की। तो उन्होंने इसको अरेंज करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने एक बड़ी मजेदार तरीके से इसको व्यवस्थित किया। उन्होंने क्या किया, कुछ कार्ड लिए, हम कह सकते हैं 63 कार्ड लिए। कितने? 63 कार्ड है वो इन्होंने लिए। हर कार्ड पर प्रत्येक तत्व के गुणधर्मों को लिखा, उनके परमाणु द्रव्यमान को लिखा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, सभी चीज़ को उन्होंने एक कार्डों पे दर्शाया और उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते गए जैसे कि आप कह सकते हो जमीन पर उनको रखते गए कार्डों को, जैसे जैसे उनके गुणधर्म मिल रहे थे उन्हें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते गए। जिसका गुणधर्म मिल गया उसको उसके नीचे सेट कर दिया और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया। तो मजेदार तरीके से उन्होंने इसका जो कह सकते हैं कि सारणी का निर्माण किया था। तो कार्डों की सहायता से उन्होंने 63 कार्ड लिए और उनको अच्छे से रखते गए। जब क्या हुआ कि पहले हमने पढ़ा था न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो वह फेल हो गया, अमान्य हो गया। तो बहुत से वैज्ञानिक थे वो लग गए कि अब अपनी सारणी बनाते हैं और अपनी सारणी में कुछ तत्वों को किस प्रकार से अरेंज करना है। धीरे धीरे नए तत्वों की खोज भी होती रही। तो इन्होंने क्या किया, उन तत्वों को इस प्रकार से जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो क्या हुआ, मेंडलीव ने जो सारणी है वो बना ली है। मेंडलीव ने अपनी सारणी को 8 स्तंभ और 7 आवर्त। तो इनके सारणी में स्तंभ कितने थे? स्तंभ मतलब जो सीधी लाइन होती है उसे कहते हैं स्तंभ, और आड़ी लाइन को आवर्त कहते हैं। तो इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें आप देख सकते हैं कितने स्तंभ थे, 8 स्तंभ थे। स्तंभ कितने लिए थे इन्होंने? सीधी खड़ी लाइन ली थी 8,
और आवर्त लिए थे 7। 7 मतलब पड़ी हुई लाइनें क्या थी, आवर्त। आवर्त कितने लिए, 7। 8 स्तंभ और 8 स्तंभ थे, 7 आवर्त थे। एग्जाम में पूछी जाने वाला प्रश्न है कि जो मेंडलीव थे उनकी आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे और कितने स्तंभ थे, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो विभाजित किया है। फिर देख लीजिए, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों को अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने क्या किया कि कुछ 2 तत्वों पर अपना ध्यान है वो केंद्रित किया। उन्होंने क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्वों को मुख्यतः चुन लिया। मुख्यतः चुनने के बाद उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की जो आसपास जैसे हाइड्रोजन जैसे गुण रखने वाले को हाइड्रोजन के पास रखा, और जो ऑक्सीजन जैसे गुण रख रहे थे उनको उन्होंने ऑक्सीजन के पास रखा। तो जो हाइड्रोजन के गुण रख रहे थे उन्होंने क्या किया कि जैसे हाइड्रोजन, इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए, जैसे क्लास है और क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, तो बच्चों में कुछ तो शरारती बच्चों को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर शरारती बच्चों की जानकारी प्राप्त करनी तो क्या करेंगे, सबसे शरारती बच्चे को ले लिया। तो उन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया। उसी प्रकार से अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के पास अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे और जो शरारती है उनके पास शरारती। तो इस प्रकार से उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ले लिया। दोनों को लेकर के उन्होंने क्या किया, इसकी व्यवस्था की। तो उन्होंने दोनों यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ऑक्सीजन व हाइड्रोजन साथ बनने वाले यौगिकों पर क्या करते हैं, ये अत्यधिक सक्रिय तत्व है। क्या करते हैं, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन इस प्रकार के तत्व हैं कि अगर आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें या खुले में छोड़ दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन एक दूसरे को जितनी जो भी उन्हें मिलेगा, जो ऑक्सीजन को मिलेगा ऑक्सीजन उसके साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, उसके साथ बंध बना लेता है। और हाइड्रोजन को जो भी मिलता है उसके साथ वह क्या करता है, बंध बना लेता है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बंध बना लेता है और यह बहुत ही सक्रिय होते हैं। जैसे इनको बाहर छोड़ेंगे तो वह किसी न किसी के साथ चिपक ही जाएंगे, किसी न किसी के साथ अवश्य चिपक जाते हैं, कह सकते हैं कि जुड़े जाते हैं। तो जुड़ते ही वो क्या करेंगे, अच्छे से बंध वो बना लेते हैं। तो इन्हें बाहर छोड़ दिया, जैसे चिपकता है जिसके साथ बंध बनाता है बनाने, तो फिर उसके हिसाब से हम सारणी में इनको व्यवस्थित करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, मिलकर अधिक सक्रिय तत्व होते हैं, लगभग सभी तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बना लेते हैं। मैंने बता दिया कि किसी भी लगभग सभी तत्वों के साथ आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन सक्रिय क्रिया कर लेंगे और यौगिक का निर्माण है वो कर देते हैं। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तत्वों से बनने वाले क्या, अब देखिए जो भी तत्व हैं, किसी भी तत्व की हम बात कर ले, तत्व पहले हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन किसी से अभिक्रिया करेगा, किसी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। क्या बनाएगा, हाइड्राइड का निर्माण करता है। किसी भी तत्व से अगर अभिक्रिया कर लेगा हाइड्रोजन तो हाइड्राइड बना लेगा, ऑक्सीजन करेगा तो ऑक्साइड बना लेगा। के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जब भी तत्व अभिक्रिया करेंगे, जैसे कि किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बना लिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लिया, तो इन्होंने क्या माना, मूल जो कह सकते हैं कि मूलभूत थे, बहुत जरूरी थे। अगर वो इनके साथ अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित ना करते हैं तो क्या होगा, उनको अच्छे से उनके बारे में समझ है वो नहीं मिल पाएगी। फिर उन्होंने क्या, यह देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व पर निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ कार्ड लिए, उन कार्डों को क्या क्या अरेंज करना स्टार्ट किया, उनके गुणधर्म रासायनिक भौतिक प्रकृति के आधार पर परमाणु द्रव्यमान के, मतलब इन्होंने एक परमाणु द्रव्यमान को अपना ध्यान नहीं रखा, मेन तो परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनके रासायनिक गुण भौतिक गुण पर भी अच्छे से ध्यान है वो केंद्रित किया था। और उन्होंने क्या किया, उनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो क्या हुआ, जैसे जैसे बढ़ते गए तो क्या हुआ, रासायनिक व भौतिक गुणों वाले विभिन्न तत्वों पर निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते थे। जैसे कुछ अंतराल हुआ, कुछ समय निकला तो वह फिर से रिपीट होने लग गए। तो ये क्या थे, ये उन्होंने अच्छे से, मैं मानता हूँ कि जो सबसे अच्छी सारणी में सबसे अच्छा योगदान है वो मेंडलीव का था। इन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर गहन विचार किया, बहुत अच्छा योगदान रहा था। तो ये क्या थे, इसके कुछ नियम है, उसके कुछ बातें थी महत्वपूर्ण। अब इसके बारे में विस्तार से और पढ़ते हैं। पहले आप एक बार फिर से सारणी को देख लीजिए यहाँ पर कि सारणी में जो मैंने बताया 63 तत्व लिए गए हैं और इस 8 स्तंभ और 7 आवर्त में किस प्रकार से विभाजित है वो किया गया है। तो हम देखने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी वो प्राप्त करने वाले हैं। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसको अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में क्या क्या बताया था, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन है वो किया था। उन्होंने बताया था कि आवर्त सारणी किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से उन्होंने इसको व्यवस्थित किया था, वो अच्छे से हमने जान लिया है। अब हम देखते हैं कि उनकी उपलब्धियाँ क्या थी। तो पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो पहले देखिए उनकी उपलब्धि, जो बात करें उनकी उपलब्धि की, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ तत्व थे उनको अच्छे से उन्होंने
व्यवस्थित तो कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए अपनी सारणी में। क्या किया, कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए उन्होंने, कुछ खाली स्थानों को छोड़ करके जो नए तत्व आने वाले थे उनको उनके आगे व्यवस्थित किया। जो आप यहाँ पे सारणी में भी देख पा रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, उनको आगे व्यवस्थित किया। जैसे उन्होंने आगे व्यवस्थित किया तो क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि भविष्य में जैसे तत्व मिलने वाले, उन्होंने कहा भविष्य में कुछ तत्व मिलेंगे, उनको आप यहाँ पे रख दीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके गुण धर्म भी क्या होंगे, ऊपर व नीचे अच्छे से इन्हीं के बीच में आने वाले हैं। उनका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास सब कुछ क्या होगा, अच्छे से फिट होगा। वही हुआ जो भविष्य में उन तत्वों की खोज की गई, तो क्या हुआ, उन्हें उनके स्थान पर रखा जा सका। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें उनकी सारणी में बदलाव करने के लिए वहाँ पे नहीं रखा जा सकता। और उसका उन्हें एक और उपलब्धि यह थी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जैसे भविष्यवाणी कर दी, कुछ तत्व खोजे जाएंगे, उन्होंने खोजे गए बाद में। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अक्रिय गैसें थी उस समय तक ज्ञात नहीं थी, क्योंकि अक्रिय गैसें थी किसी क्रिया करती नहीं थी, तो धीरे धीरे खोजी गई। अक्रिय गैसों को जैसे ही खोजा गया तो जो उसकी उन्होंने सारणी बनाई थी उसमें उन्हें अच्छे से रखा जा सका। अक्रिय गैसों को भी अच्छे से स्थान मिल गया उनकी सारणी में। ऐसा नहीं हुआ कि अक्रिय गैस जब खोजी गई तो सारणी में कोई परिवर्तन करना पड़ा, कोई भी परिवर्तन नहीं करना पड़ा, अच्छे से उन्होंने उसी सारणी में आसानी से रखा जा सका। तो ये कुछ उपलब्धियाँ थी, बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत अच्छे गुण थे उनकी जो रचना है, उनकी जो सारणी उन्होंने प्रस्तुत की थी उसके अंदर भविष्यवाणी भी उनकी अच्छे से हो पाई थी। उन्होंने कुछ नाम भी वगैरह दिए थे, जैसे उन्होंने एका लगा करके एका बोरोन, इस प्रकार से कुछ नाम दिए थे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एका था वो संस्कृत से एक से शब्द है वो लिया गया था, वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये सब कुछ क्या था, उन्होंने अपनी सारणी में अच्छे से समझाए थे, वो अच्छे से उनकी उपलब्धियाँ, इन सभी को माना जाता है कि यह सभी क्या थी, उपलब्धियाँ थी। तो हम बात कर रहे हैं मेंडल की जो आवर्त सारणी थी उसकी उपलब्धियों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी उपलब्धियाँ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार लिखने के लिए आपके लिखने में आपको आसानी रहे, आपको जो नोट्स बनाने में आसानी रहे, मैं बार बार आपको फिर से कह देता हूँ कि आप लिखते रहिए। साथ साथ में लिखते रहने से ये फ़ायदा होता है कि जितना लिखोगे उतना अच्छा याद होता रहेगा। तो अब देखिए क्या कहता है, इन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जिस सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, उन्होंने क्या क्या सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े ताकि सभी तत्व सही आवर्त व समूह में रखे जा सके। सही आवर्त व समूह में रखे जाने के, सभी तत्वों को सही से रखे जाने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ रिक्त स्थान छोड़े ताकि उनको अच्छे से रखा जा सके। उदाहरण यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उदाहरण के लिए देख लिया, टाइटेनियम लिया। टाइटेनियम को समूह है, आप सारणी में भी देख सकते हैं अच्छे से। उन्होंने क्या किया, टाइटेनियम को समूह है 4 में रखा हुआ है, समूह 3 में एक स्थान खाली छोड़ दिया। इसी प्रकार से उन्होंने एस को समूह 5 में रखा हुआ है, उसके पास के 2 समूह को एक खाली छोड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से अपने सारणी में भी देखा कि जो स्थान है वो खाली छोड़े गए हैं, स्थान वहाँ पर खाली छोड़े ताकि वो उनके जो गुण थे वह आवर्त व समूह में मिलते रहे, मिलते हुए गुण हो। इस कारण उन्होंने उनको क्या कर दिया, एक खाली छोड़ दिया ताकि वहाँ पर जो दूसरे तत्व हैं उनको जब बाद में खोजा जाए तो उन्हें अच्छे से रखा जा सके। उसके बाद उन्होंने देखा क्या किया, उन्होंने क्या किया, कुछ तत्व भविष्य में मिलने वाले, उन्होंने कहा था कुछ तत्व भविष्य के मिलेंगे, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, आज जो मेंडलीव थे उन्होंने कहा कि मेंडलीव के अनुसार कुछ तत्व भविष्य में मिलेंगे या मिलने वाले हैं। मिलने की भविष्यवाणी की थी मेंडलीव ने, कुछ तत्वों को कहा कि भविष्य में मिलेंगे, रिक्त स्थान में भरे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जो खाली स्थान छोड़ रहा हूँ ना, यहाँ पे जैसे आप भविष्य में कोई तत्व खोज लोगे, उनका दिमाग आप यहाँ से सोच सकते हैं। आप सोच के देखिए कि उन्होंने, उस बंदे ने उस समय कह दिया कि भविष्य में इस प्रकार के तत्व खोजे जाएंगे और उस प्रकार की प्रॉपर्टी होगी उनकी, और उन्हें आप वहाँ पे रख सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत कह सकते हैं कि ये कहना क्या आसान है। आज आप कह सकते हो कि कल आप क्या करोगे, कल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप कल क्या करने वाले। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कुछ तत्व भी खोजे जाएंगे और वो क्या करेंगे, जो खाली स्थान में आज छोड़ रहा हूँ ना, वहाँ पर उन तत्वों का भर दीजिएगा, वहाँ पे भरे जा सकेंगे। उनका नाम भी उन्होंने रख दिया, जैसे एका बोरोन, जैसे बोरोन के पास खाली स्थान छोड़े उससे पहले, तो उसके नाम रख दिया एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। इस प्रकार जो उन्होंने क्या किया, उनका नामकरण भी कर दिया, जो भविष्य में क्या वो रखे भी गए। आप इस सारणी में देख सकते हैं किस प्रकार से उनका स्थान पे जो रखे गए तत्व है उस अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब देखिए एका जो शब्द का उपयोग किया, उन्होंने एक एका शब्द का उपयोग किया। वो क्या कहा था, एका शब्द होता है वह संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक। एका शब्द है वो संस्कृत से लिया गया है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि भारत की जो संस्कृति से उससे प्रभावित रहे हैं ये। तो उन्होंने क्या कहा, जो एका शब्द है वह क्या है, एका शब्द है
उसका मतलब होता है एक। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो नए मिलने वाले तत्व हैं, जो नए तत्व खोज होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे BALSI से कितने स्थान पे नीचे होंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से कितने स्थान पे एक लगा करके उन्होंने इस प्रकार से बताया कि कितने स्थान नीचे होने वाले हैं या कितने स्थान आगे पीछे किस प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है कि उनकी महान उपलब्धियाँ थी। इस प्रकार से फिर नामांकित भी कर सकते हैं। यह पहली उपलब्धि हो गई आपकी, दूसरी उपलब्धि और तीसरी उपलब्धि, 3 उपलब्धियां इनकी मैं बता रहा हूं आपको। एक्रिय या उत्कृष्ट गैस, जहाँ पे देख लिया ये एक्रिय गैसें हैं सभी। ये एक्रिय उत्कृष्ट गैसों के बाद में खोजे जाने के बाद उन्हें मेंडल की आवर्त सारणी में क्या किया, सरलता से स्थान मिल सका। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अच्छे से उनको जो एक्रिय गैसें थी उनको भी अच्छे से स्थान दिलवा दिया, उन्हें रखने में भी उसमें कोई परिवर्तन उन्हें नहीं करना पड़ा। तो इससे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब मैंने पिछली क्लास क्यों ली थी, मैंने पिछली क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से जो हमारे यौगिक हैं उनके जो सूत्र बनाए जाते हैं वह समझाया था। तो वह भी यहाँ पर समझने वाले हैं। इस जो आवर्त सारणी है मेंडलीव की, उसकी सहायता से हम समझते हैं कि उन्होंने इसका अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से किया था। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपना अरेंजमेंट है वो किया है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये मैंने कुछ मेंडल की जो आवर्त सारणी की जो है उसके कुछ रो लिए हैं। यहाँ पर हमने 3 रो ले लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो यहाँ पर हमने लिए हैं। क्या लिए हैं, 3 स्तंभ यहाँ पर हमने लिए हैं, आवर्त नहीं लिए, स्तंभ लिए हैं। याद रहे, आवर्त नहीं लिए हैं, स्तंभ लिए हैं। तो पहले स्तंभ में देखिए क्या है कि जो सूत्र है ये R2O होगा। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, R यहाँ पर तत्व को प्रेजेंट कर रहा है, तत्व कि तत्व कौन सा है उसे दर्शा रहा है। ऑक्सीजन कितनी होगी उसके साथ, कितनी ऑक्सीजन संयोग करने वाली, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन होगी तो RO फॉर्मूला बनेगा, थर्ड रो में R2O3 फॉर्मूला बनने वाला है। तो इसे समझते हैं, पहले हाइड्रोजन से समझते हैं। एक हाइड्रोजन है, इसकी संयोजकता हमने पिछली क्लास में सीखी थी। अगर आपको अभी भी संयोजकता बनानी नहीं आती है तो पीछे वाली क्लास में जाकर के संयोजकता बनाना अवश्य देख लें कि संयोजकता किस प्रकार से हमें पता चलती है और यौगिक में जो सूत्र है वो कैसे बनता है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर नहीं करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं हम। ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं हम। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ देखिए क्या है, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। हाइड्रोजन की संयोजकता हमने इसके साथ लेना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेना है तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है परमाणु क्रमांक 8 है, अच्छे से समझा चुका हूँ। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। कितनी संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर होती है 2। तो मैंने बताया था वज्र गुणा कर दो इनकी संयोजकताओं का आपस में, जैसे वज्र गुणा करोगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लेने पर तत्व कितने होंगे, 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं तत्व कितने होंगे, 2 तत्व होने वाले हैं यहाँ पर, और उसके साथ में ऑक्सीजन कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे 2 हो गए तत्व और संयोजकता होगी 1। उसी प्रकार से हम आगे कर लेते हैं, लिथियम को कर लेते हैं। हम किसे कर लेते हैं, लिथियम छोड़िए, सोडियम थोड़ा बड़ा है, 11 संयोजकता होती है इसकी, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसकी संयोजकता निकाल लीजिए पहले कि कितनी आ जाएगी मेरे सामने। पहला जो हमारा क्या होता है, वर्ग होता है, उसकी सभी की संयोजकता 1 होती है। ये अच्छे से आपको याद कर लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। और जो अक्रिय गैसें होती है उनकी कोई संयोजकता नहीं होती है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 होती है। वैसे भी बनाकर देख लीजिए आप, 2, 8, 10 और 1, 11 आएगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। तो सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, Na कितना हो गया, 2, Na2O। क्या बन गया फॉर्मूला, Na2O। इस प्रकार से फॉर्मूले बनाने में आपको सिखा चुका हूँ पीछे वाली क्लास में। अगर देखे नहीं है तो जरूर देख लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ संयोजकता बनानी मैंने अच्छे से आपको सिखाई है, इसीलिए वो मैंने एक स्पेशल लेक्चर लिया है, स्पेशल क्लास ली है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पोटेशियम को देख लेते हैं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, कक्षक भर लेते हैं 2, 8 कितनी हो गई, 10, 8, 1 बचा, 1 निकालेगा तो संयोजकता हो जाएगी 1। तो लिख लीजिए अन्य की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, वज्र गुणा कर दो Na2O। तो इसका फॉर्मूला Na2O होगा। आपने ऐसा नहीं देखा Na2Cl5 इस प्रकार के, तो कोई हम सूत्र वो नहीं देखने वाले, संभव ही नहीं है। सूत्र बनाने का भी एक तरीका होता है, ये संभव नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे जितने R होंगे उतनी O होगी। तो हम ले लेते हैं Mg ले लेते हैं, वो B थोड़ा छोटा रहेगा, Mg ले लेते हैं। तो Mg देखिए, Mg क्या है, कितने नंबर पे आता है हमारे पास, जो मैग्नीशियम होता है वह आता है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। अब इसकी संयोजकता निकाल लेते हैं। तो संयोजकता कितनी होती है, 2, 8, 10 हो गए, 2 बचा। तो इसकी संयोजकता हो गई यहाँ पर 2। तो Mg की संयोजकता है यहाँ पर 2। ऑक्सीजन की यहाँ पे पता है हमें, तो 2 होती है।
तो ये भी कितनी हो गई Mg2O2। तो सर आप कहेंगे सर ऐसा तो है नहीं, आप कह रहे हैं जितनी तत्व है उतनी ही होगी क्या? तो यहाँ पे देखिए Mg भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, मतलब इसका क्या है, एक Mg लेंगे एक ऑक्सीजन लेंगे, MgO बन गया। वेरी सिंपल। मेरे जो लगता है आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैल्शियम, बेरिलियम, इसका आप खुद पे बनाइए, कैल्शियम ये सभी आप अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके, हमारे R2O3 की। तो एल्यूमिनियम का संयोजकता कितनी होती है पहले याद कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 13। कितना होता है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो चलिए अब एल्यूमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक होता है, तो इसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी संयोजकता निकालते हैं। 13 का जो कोश है भर के देख लेते हैं, 2, 8, 10 और 3। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी आ गई 3, और हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। तो क्या आ जाएगा Al2O3। इसी प्रकार से बोरॉन का देख लेते हैं। बोरॉन की हमारे पास संयोजकता होती है, परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो 2 और 8 तो हो नहीं सकते, तो 3, तो 5 तो लेगा नहीं, तो 3 निकालेगा, तो संयोजकता कितनी हो गई 3। तो क्या आ जाएगा, बोरॉन की संयोजकता है 3, ऑक्सीजन की है 2, वज्र गुणा कर दो एक बार फिर से, क्या आ गया B2O3। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, यौगिकों को बनाया, अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है कि किस प्रकार से इनके जो आवर्त सारणी है उसमें अच्छे से दर्शाया गया है, किस प्रकार से इनके गुण हैं उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी कि आपको ये क्लास पूरी की पूरी अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो इनकी जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी के पहले हमने पढ़ा था विवरण क्या था, उसके बाद उपलब्धियां, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब बात करते हैं इनके कमियों के बारे में। तो चलिए कमियों की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो सीमाएं या कमियां या दोष कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। वैसे तो हम बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा शोध किया था, वैसे लगता नहीं है कि इनकी सारणी में कोई कमियां होंगी, लेकिन क्या करें, आपसे छुपा भी तो नहीं सकते, बुक में दी गई है, याद करनी भी आवश्यक है, प्रश्न बन सकता है। तो आपको बता देते हैं इनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां किस प्रकार से थी, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी सारणी में कुछ क्या क्या कमियां थी। तो इन्होंने क्या किया था कि जो हाइड्रोजन है उसका स्थान है वो निश्चित नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन का कहाँ पे स्थान आना चाहिए ये वो निश्चित नहीं कर पाए थे, उन्हें पता नहीं पाए थे कि हाइड्रोजन कहाँ पे हमें रखना चाहिए, अच्छे से इसका विवरण नहीं कर पाए थे। तो यह भी उनके क्या कमी थी, महत्वपूर्ण कमी हम कह सकते हैं इनकी थी। समस्थानिक थे, जैसे कि समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक या 3 समस्थानिक होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं 3। तो यहाँ इस प्रकार से हमें जो इनके समस्थानिकों को भी स्थान नहीं दिया जा सका था सारणी में। यह भी क्या थी, इनकी जो आवर्त सारणी थी उसकी कुछ कमियां थी। और उन्होंने क्या किया, कुछ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया, कम परमाणु वाले तत्वों को बाद में रखा था। इस प्रकार की कुछ 2-3 कमियां मैं आपको करवाने वाला हूं अच्छे से। तो पहली कमी आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं लिखवा दूंगा आपको, पहले समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। जो हाइड्रोजन है वो अभी भी क्या है, चंचल है, बड़ा ही चंचल हाइड्रोजन है। आज की जो आवर्त सारणी है उसमें भी इसका स्थान निश्चित नहीं है। वैसे माना जाता है कि 1 नंबर पे उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, उसको वैसे तो 1 नंबर दिया गया है, पर हम कह सकते हैं बहुत ही चंचल है, जहाँ भी छोड़ो भाग जाता है, तो उसका स्थान नहीं है। उन्होंने भी क्या नहीं कर पाए थे, स्थान नहीं बता पाए थे अच्छे से, उसके गुणों का विवेचना नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो समस्थानिक थे उनके लिए स्थान नहीं छोड़ पाए। समस्थानिक के बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं आपको जब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखने वाले पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। और वह क्या किया था, उन्होंने जो कुछ अधिक परमाणु द्रव्य वाले तत्वों को पहले रख दिया, कम वालों को बाद में रखा। तो किस प्रकार से सब कुछ हुआ, चलिए यहाँ पर आप बोर्ड पे देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम बात करें सीमाओं की, तो सीमाओं में सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन का विन्यास व सारी धातु से मिलता है। पहला जो हमारा क्या है वर्ग है, उसके जो सभी तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम है, लीना, किरप से पोटेशियम, रेडियम, ये सभी क्या करते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। जब भी जल में विलय करते हैं तो क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। इतनी इनमें क्षमता होती है कि किसी भी अम्लीय व्यवहार वाले को उदासीन कर सके, इतनी क्षमता इनमें होती है। तो ये क्या करते हैं, क्षारीय धातु से मिलता है, लेकिन क्षारीय धातुओं की तरह ये हाइड्रोजन से द्विपरमाणु अणु के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन है, फिर कल बाहर आई एंटी वाले जो परमाणु हैं सभी तत्व हैं, और जैसे Cl2 होता है, H2 होता है, इसी प्रकार से गुण भी इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए समस्थानिकों की स्थिति। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनके तत्वों के क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। रासायनिक गुण जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मैंने अभी आपको बताया 3 समस्थानिक हो गए, जैसे हाइड्रोजन आ गया, ड्यूटेरियम हो गया, और उसके बाद
ड्राइटियम हो गया, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ड्राइटियम, ये क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक है। उसी प्रकार से एक कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, C12, C14, ये क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन जैसे इनके नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। हम क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से हमें समस्थानिक दिया गया कार्बन का, कार्बन के होते हैं C12 और C14, C12 और C14, कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका परमाणु द्रव्यमान हमारे पास होता है 12, तो 12 परमाणु द्रव्यमान होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। लेकिन जैसे ही जो C14 आता है उसमें क्या हो जाता है, इसके जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, 2 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार से 14 हो जाते हैं। तो C12 C14 कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तत्वों के समस्थानिकों का पता, वैसे तो जब मेंडलीफ ने सारणी बना रहे थे उस समय तक इन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का पता नहीं था। किस प्रकार के भी जो नए समस्थानिक हैं वो भी आने वाले हैं भविष्य में, पता नहीं था तो स्थान नहीं दिया जा सका। लेकिन जैसे इनकी खोज हुई तो उनको जो मेंडलीफ थी उनकी सारणी में रखा जाना क्या होता, चुनौती बन गया। आसानी से उनकी सारणी में उन्हें नहीं रखा जा सका। ये भी क्या थे, एक दोस्त थे, दोस्त तो दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्तों वैसे तो नहीं थे समस्थानिक, लेकिन उन्हें बता भी सकते थे। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी, सभी चीज़ की तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो यह क्या उनका दूसरा दोस्त है। तीसरा दोस्त देख लीजिए, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को मेंडलीफ ने कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया, ताकि समान गुण धर्म वाले तत्व एक साथ रखे जा सके। सारणी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण भी देख सकते हैं, CO को Na से पहले रखती है, लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कम था। तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा, मेंडलीफ के बारे में विस्तार से जानकारी है वो प्राप्त कर ली। किस प्रकार से मेंडलीफ ने अपना नियम दिया था, उसके दोष क्या थे, उसकी कमियां क्या थी, अच्छे से हमने इसको समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी समझने में सहयोग कीजिए। मिलते हैं इससे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिए।